नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद यादव भैया जी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, तो अभी अपन लोगों ने पिछला वीडियो किसका देखा था? पिछला वीडियो अपन लोगों ने आईएएस कोड मेथड का देखा था। यहां तक कि लगभग अपना एनालिटिकल मेथड खत्म हो गया। एनालिटिकल मेथड के बाद मैंने बोला था ये वीडियो किस पे न्यूमेरिकल पे आएगा। न्यूमेरिकल के बाद अपन लोग फील्ड मेथड की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सब न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से देखते हैं। जो भी न्यूमेरिकल अपन लोग यहाँ करने वाले वो सारे न्यूमेरिकल कभी ना कभी गेट में आए हुए हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करने से पहले एक काम जरूर करना आप लोग। क्या करना है आप लोगों को करना है, जैसे मतलब वीडियो आया, अभी फोटो आएगी न्यूमेरिकल की, तो वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करने की कोशिश करना है, उसके बाद अपना आंसर बाद में मैच करना है। ठीक है, चलिए ठीक है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले अभी क्या करेंगे, अभी थोड़े एक दो जो 3-4 न्यूमेरिकल आएंगे, थोड़े हल्के न्यूमेरिकल रहेंगे, प्योरली कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलो तो पहला न्यूमेरिकल देखता हूँ। स्क्रीन में आ रहा आप लोगों के, रीड करो, पॉज करो वीडियो और करने की कोशिश करो। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल क्या है? पहला न्यूमेरिकल कह रहा है, मैं रीड कर देता हूँ, आप लोग भी रीड करो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? रेक्टेंगुलर फुटिंग जिसकी लेंथ विड्थ गिवन है इज टू बी प्लेस्ड एट द डेप्थ डी बिलो द ग्राउंड सरफेस सच दैट डेप्थ बाय विड्थ रेशियो लेस देन 2.5 द फैक्टर एनसी टू बी यूज्ड इन deciding the allowable bearing capacity of the footing given by the Skemptons is calculated using the equation। अच्छा, स्कैम्पटन्स पे ये 4 इक्वेशन गिवन है, 4 ऑप्शन गिवन है। स्कैम्पटन्स एनालिसिस शायद मेरा वीडियो लेक्चर नंबर 9 जाके देख लेना, तो ये वाला क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें जो स्कैम्पटन्स की मैंने तीनों केसेस बताए थे, जब मैंने बात करी थी डेप्थ बाई विड्थ रेशियो 0 हो, जब डेप्थ बाई विड्थ रेशियो 0 और 2.5 के बीच में हो, जब डेप्थ बाई विड्थ रेशियो ग्रेटर देन 2.5 हो, तो उन कंडीशन की बात करी थी। ठीक है, तो उसी कंडीशन का इस्तेमाल करना और आंसर हमारा कौन सा होगा इसमें? आंसर इसका डी होगा। ठीक है, डी आंसर इज द करेक्ट। ठीक, वहाँ से जिसको ये कॉन्सेप्ट देखना है लेक्चर नंबर 9 देख ले, मैं हो सकता है तो इसकी सजेशन या डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डलवा दूंगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन में आ रहा हो, एक बार देखो उसको। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? 2 सर्कुलर फुटिंग ऑफ डायमीटर D1 एंड D2 आर रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द सेम प्योरली कोहेसिव सॉइल। द रेशियो ऑफ देयर ग्रॉस अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज। क्वेश्चन हो जाना चाहिए, अगर जो लोग स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं उन लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा, ऐसी मेरी आशा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कहाँ से है? ये क्वेश्चन वही है, इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल ऑन बियरिंग कैपेसिटी। मैंने पार्ट 2 करके बताया था। ठीक है, पार्ट 2 में मैंने बात करी थी कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी किन फैक्टर पर डिपेंड कर रही थी, सबकी मैंने बात करी थी। फाई सॉइल की बात करी थी, सी सॉइल की बात करी थी और सी पाई सॉइल की बात करी थी। ठीक है, तो इसमें क्या लिखाना अपन को? अल्टीमेट निकालना है कि नेट अल्टीमेट निकालना है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। इसमें अपन लोगों को निकालना है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड कर रही थी? अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डिपेंड कर रही थी क्ले सॉइल की बात करें। क्ले सॉइल के मैंने 4 कॉन्सेप्ट वहाँ 4 नोट्स लिखाए, तो नोट्स को पढ़ना जाके। मेरा बैक वीडियो ध्यान से देखना, शायद लेक्चर नंबर 6 या 7 में से कोई है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल ऑन बियरिंग कैपेसिटी पार्ट 2 लेक्चर नंबर 5 या 6 में से कोई है। ठीक है, एक बार उसको देख लेना है। ठीक, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसमें अपन लोगों ने बात करी थी कि नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी किन फैक्टर पर डिपेंड कर रही थी? नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी अपनी डेप्थ पर डिपेंड कर रही थी, अपने साइज शेप पर डिपेंड कर रही थी, और लोकेशन ऑफ वाटर टेबल डिपेंड कर रही नहीं कर रही थी। तो किस पर डिपेंड नहीं कर रही थी? सिर्फ शेप पर डिपेंड नहीं कर रही थी, सॉरी साइज पर डिपेंड नहीं कर रही थी, शेप पर डिपेंड कर रही थी। ठीक है, साइज का मतलब क्या था? साइज का मतलब क्या था कि अगर कोई सर्कुलर फुटिंग है, चाहे वो कम साइज की हो या बड़ी साइज की हो, तो उसकी बियरिंग कैपेसिटी में कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा था। ठीक, हाँ चेंजमेंट आ रहा था अगर एक फुटिंग हमारी सर्कुलर है और दूसरी एक फुटिंग अगर हमारी रेक्टेंगुलर है, तो बियरिंग कैपेसिटी चेंज हो रही थी। इसका मतलब क्या था कि ये शेप पर डिपेंड करती है, साइज पर इंडिपेंडेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चाहे डायमीटर D1 रहा है, D2 रहा है, बियरिंग कैपेसिटी में कोई चेंज आने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, आसान कॉन्सेप्ट। अभी आप लोग जितने भी न्यूमेरिकल कर रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, तो इनसे क्या होगा? अपना एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। ठीक, तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए मैंने बताया था कि जो भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया आप लोगों को, अपन को उसी पे स्टिक रहना है। ठीक, उनको एक बार अच्छे से देखो सारी वीडियो को, तो और भी मजा आएगा। चलो ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? द 2 क्राइटेरिया फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द फाउंडेशन आर। ठीक, ये मैंने जब मेरा पहला वीडियो आया था तो मैंने बात करी थी कि बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए 2 क्राइटेरिया की बात करी थी। तो मैंने कहा था कि सेल क्राइटेरिया होता है, दूसरा कौन सा क्राइटेरिया बात करी थी? सेटलमेंट क्राइटेरिया का। तो दोनों क्राइटेरिया की मदद से अपन लोग बियरिंग कैपेसिटी निकालते थे।
और अभी तक अपन लोगों ने जितने भी वीडियो देखे सब किस मेथड से अपन लोग बीयरिंग कैपेसिटी निकाल रहे थे, कहीं ना कहीं सिर्फ अपन किस में निकाल रहे थे, शेयर क्राइटेरिया के बेसिस पे बीयरिंग कैपेसिटी निकाल रहे थे। इसके बाद जो वीडियो आएगा प्लीट रूल टेस्ट अभी पढ़ेंगे, फील्ड मेथड के अंदर जो प्लीट रूल टेस्ट पढ़ेंगे उसमें यही पढ़ेंगे। उसमें बेसिकली अपन लोगों को सेटलमेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे बीयरिंग कैपेसिटी निकालना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शेयर फेलियर एंड सेटलमेंट क्राइटेरिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन अपन लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो भाई लोग अच्छे से, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉन्सेप्टली अच्छा है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा, एक बार उसको देखो अच्छे से, वीडियो को पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने कर लिया वो, चलो देखो, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द width एंड द डेप्थ ऑफ द फुटिंग आर 2 and 1.5 respectively. The water table at the side is at the depth 3 meter below the ground level. The water table correction factor for the calculation of footing for the bearing capacity, ठीक है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने हुआ होगा आपसे क्वेश्चन, जिनसे नहीं हुआ चलो एक बार अपना आंसर मैच कराएं, जिनसे हो गया वो आंसर मैच कराएं, जिनसे नहीं हुआ है वो एक बार इसको देखें, ठीक है। इसमें क्या गिवन है, फुटिंग की विड्थ और डेप्थ हमें गिवन है। विड्थ कितनी इसकी 2 मीटर गिवन है, और डेप्थ इसकी कितनी गिवन है, अपन को 1.5 मीटर गिवन है कहीं ना कहीं, ठीक है। और वाटर टेबल कहाँ है, वाटर टेबल हमारा एक बार देख लूँ, वाटर टेबल एट अ डेप्थ 3 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस, ठीक है। ये हमारी ग्राउंड सरफेस है, ठीक। इस ग्राउंड सरफेस से वाटर टेबल कहाँ है, 3 मीटर पे है, ठीक। इस पे क्वेश्चन और भी क्या बन सकता था, ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी गेट में आए हुए हैं। इस पे क्वेश्चन और क्या बन सकता था, अगर वाटर टेबल करेक्शन कहाँ पूछता, वाटर टेबल करेक्शन अगर ये पूछता 3.5 मीटर पे पूछ देता, अगर वाटर टेबल करेक्शन की वैल्यू बताओ 3.5 मीटर पे, 3.5 मीटर का मतलब क्या है, अभी ये डेप्थ कितनी बच रही है अपने पास, कहीं ना कहीं 1.5 मीटर बचेगी वाली बची हुई लेंथ, ठीक है। तो अगर जितनी डेप्थ है, जितनी इसकी विड्थ है, उतनी पे अगर वाटर टेबल होता तो करेक्शन फैक्टर की वैल्यू कितनी आती थी 1, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे हम दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हैं। 2 ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करेंगे, पहला 1 तो नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर नहीं हो सकता है। अगर ये वाटर टेबल अगर हमारा इसके बेस पे ही होता तो वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर की वैल्यू कितनी निकलाई थी मैंने 0.5, तो आंसर इसका डी भी नहीं हो सकता, यानी अब हमारे आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 50%, यानी 2 ऑप्शन तो हमारे वैसे ही एलिमिनेट हो गए अगर हमें कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। अगर समय मान लो पेपर में कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास समय कम है तो हमें टिक जल्दी करना है, तो हम क्या करते हैं 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं। तो दो ऑप्शन एलिमिनेट होने से क्या है कि हमारे करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, चलो ठीक है। तो वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर के निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था, R* = के लिखाया था 1 0.5 1 + Z/B, शायद यही लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था भाई, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो अब इसमें Z कितना है, Z कहीं ना कहीं ये है हमारा, ये 1.5 है, तो वैल्यू पुट करो, तो 0.5 1 + 1.5 / 2, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करोगे, मैंने किया हुआ है, चलो मैं एक बार मोबाइल से कर देता हूँ उसका कैलकुलेट, ठीक है। मेरे पास समय कैलसी नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या करना है अपन लोगों को, तो इसका करोगे तो इसको करोगे तो 0.5 दोनों को जोड़ो, कितना जाएगा 1.5 / 2, तो कितना आएगा 0.75 + 1 ऐड करोगे तो 1.75, और मल्टीप्लाई 0.5 का करोगे इंटू 0.5 तो कितना जाएगा 0.875, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, ठीक है। समझ में आया तो कैसे ये क्वेश्चन हुआ, इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो कैसे वाटर टेबल करेक्शन मैं करा चुका हूँ इस क्वेश्चन को, मेरा पिछला वीडियो मैंने सारे जितना भी मैं करा रहा हूँ मैंने लगभग कभी ना कभी सारे कॉन्सेप्टों को पढ़ा है अच्छे से, ठीक है। तो सारे कॉन्सेप्ट जिसने नहीं देखा एक बार सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखो तो न्यूमेरिकल में और मजा आया करने में, ठीक है। चलो एक काम करता हूँ, मैं बोर्ड को बाइक पढ़ता हूँ और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में लाता हूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन में आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5, उसको देखो वो करो, ठीक है। तो किया होगा, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा और न्यूमेरिकल को खुद से करने की कोशिश की होगी, ठीक है। चलो मैं भी एक बार क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 यानी क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 6 नहीं 5
5 में क्या है, 5 में क्या है कि द विड्थ ऑफ द स्क्वायर फुटिंग एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फुटिंग्स आर इक्वल इफ बोथ द फुटिंग आर प्लेस्ड ऑन द सैंडी सॉइल द रेशियो ऑफ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सर्कुलर फुटिंग टू द स्क्वायर फुटिंग विल बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली किस पे है, ये क्वेश्चन बेसिकली है मॉडिफाइड तर्जाई इक्वेशन। ठीक है, तो अपन लोगों ने मॉडिफाइड तर्जाई इक्वेशन की बात करी थी, तो मॉडिफाइड तर्जाई इक्वेशन में पहले अपन तर्जाई इक्वेशन बेसिकली स्ट्रिप फुटिंग की बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट कर दी थी। ठीक है, तो मॉडिफाइड तर्जाई इक्वेशन अपन लोगों ने सर्कुलर फुटिंग की बियरिंग कैपेसिटी की बात करी थी, स्क्वायर फुटिंग की बियरिंग कैपेसिटी की बात करी थी, और अपन लोगों ने स्क्वायर सर्कुलर रेक्टेंगुलर फुटिंग की बियरिंग कैपेसिटी की बात करी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली वहीं से है। ठीक है, वहाँ एक अपन लोग एक केस हमने बताया था आपको, जब बी और डी बराबर होता है। ठीक है, तो सर्कुलर फुटिंग की बियरिंग कैपेसिटी क्या आई थी, सर्कुलर फुटिंग की बियरिंग कैपेसिटी आई थी, मैं इसमें एक काम करता हूँ, पहले मैं स्ट्रिप फुटिंग की बियरिंग कैपेसिटी लिख, स्ट्रिप फुटिंग की बियरिंग कैपेसिटी क्या थी, सी एन सी प्लस सिग्मा बार एन क्यू। मैंने इस फॉर्मूले बहुत स्ट्रेस दिया था, ये फॉर्मूला अपन लिख क्या है, बहुत जरूरी है, बी गामा एन गामा। ठीक, अब एक्चुअली क्या है, ये सैंडी सॉइल पे रेस्ट कर रही तो सी क्या है इसमें 0 है, और सरफेस पे रेस्ट करी तो क्यू भी 0 है, तो सर टर्म क्या बच रहा है अपना, ये बच रहा है। ठीक, ये तो बेसिकली स्ट्रिप फुटिंग की है। सर्कुलर फुटिंग की जो बियरिंग कैपेसिटी आती थी, मैं सर्कुलर लिख दे रहा हूँ फॉर सर्कुलर, मैं एक बात चेक कर लेता हूँ, रेशियो क्या निकालना अपन लोगों को, अपन लोगों को रेशियो निकालना है सर्कुलर फुटिंग टू स्क्वायर फुटिंग। ठीक है, तो सर्कुलर फुटिंग सॉरी, जो सर्कुलर फुटिंग के लिए अपन लोगों को बियरिंग कैपेसिटी आई थी, मैं उसमें ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म भी 0, तो बचेगा क्या, वहां बचता था 0.3 बी गामा और एन गामा। ठीक है, और स्क्वायर की बात करते हैं, 4 स्क्वायर फुटिंग के लिए अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या आई थी, वहां 0.4 आता है इधर। ठीक है, 0.4 बी गामा और एन गामा। ठीक, ये दो टर्म कैंसिल हो गए, यहाँ भी प्लस जीरो लिख सकते हो, इन दो टर्म को मैंने 0 किया है, तो अपना ये बचा है। ठीक, अपन को रेशियो क्या निकालना है, यही निकालना है, तो इसको मैं 1 कह रहा हूँ, इसको 2 कह रहा हूँ, सर्कुलर को चलो 1 कह दो, सी कह दो, स्क्वायर को एस कह दो। ठीक है, तो अपन लोगों को क्या निकालना है, क्यू यू सी डिवाइड बाई क्यू यू एस, तो इनको करोगे डिवाइड करोगे तो 0.3 बी गामा एन गामा प्लस 0.4 बी गामा और एन गामा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 भी कैंसिल, तो क्या जाएगा 3/4। ठीक है, तो अब एक काम करता हूँ, इसका आंसर बता दूंगा आप लोग क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है आप लोगों को, चलो देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छी कैटेगरी में मानता हूँ अगले क्वेश्चन को। ठीक है, तो एक काम करो, इसको नोट करो और अगले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन में आ रहा होगा अभी तुरंत। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, मैं रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, डायग्राम बना हुआ है, क्वेश्चन को देखो अच्छे से। क्वेश्चन में क्या लगा, फॉर द स्ट्रिप फुटिंग ऑन अ सैचुरेटेड क्ले फॉर द गिवन फेलियर सरफेस गिवन है, द बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन इज टेकन, बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन टेक द फॉर्म्स CU अंडरलाइन कोहेजन गिवन है, फ्यू एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन गिवन है, B विड्थ गिवन है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल गिवन। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, इसका ये फेलियर सरफेस बना हुआ है। ठीक, ये हमारा ग्राउंड है, सर्कुलर फेलियर सरफेस इसका। ठीक, ये यहाँ इसमें लोड लग रहा है, ये इसकी विड्थ है, ये इसकी रेडियस की बने। ठीक है, ये लोड लग रहा है QU का, यूनिट लोड लग रहा है, इसको यूडीएल की तरह ट्रीट करना है, इस लोड को हमें यूडीएल की तरह ट्रीट करना है। अभी समझाएंगे कैसे यूडीएल को ट्रीट करके मूवमेंट इसका निकालना है, वो बात करते हैं उसकी। ठीक है, और इसमें अंडरलाइन कोहेजन CU की वैल्यू लग रही, ये इस टाइप से CU लग रहा है। अंडरलाइन कोहेजन क्या होता है, आप कंफ्यूजन आ जाएगा भाई, ये नया टर्म आ गया अंडरलाइन कोहेजन, तो डरना नहीं है। अभी जब अपन लोग सॉइल मैकेनिक्स पढ़ेंगे उसमें ट्राइक्सल मशीन का टेस्ट आता है। ठीक है, बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए ट्राइक्सल मशीन पढ़ते हैं, तो उसमें अंडरलाइन कोहेजन अपन को सिर्फ समझना है, कोहेजन ही है, तो CU अपना क्या है, कोहेजन, अंडरलाइन कोहेजन है। ठीक है, हर इसकी जो फेलियर सरफेस है वो क्या है, सर्कुलर है। ठीक, अब इसको करते किसने, अप्रोच करने की क्या है, इसको अपन लोग मानेंगे हमारी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या है कि जितना इसमें अब नीचे से फोर्स लग रहा होगा उतना ही अपर फोर्स लग रहा होगा, यानी जितना हर इसके पॉइंट पर, अगर इसको नाम A दे दो, इसको नाम D दे दो, इसको नाम C दे दो। ठीक है, तो अगर सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर पे मूवमेंट 0 होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि सेंटर पे जितना क्लॉकवाइज मूवमेंट बन रहा होगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज बन रहा होगा, वही हमें 0 करना है। ठीक है, अब क्लॉक एंटी वाइज मतलब क्या है, देखो समझो, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा लोड कैसा लग रहा है, यूडीएल लोड लग रहा है, तो इसको पकड़ो पता चलेगा क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, इसको पकड़ो यहाँ। अब इसको लोड कैसा घुमा रहा है, कहीं ना कहीं ये कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो इसमें
एक्सटर्नल लोड लगा है उसके कारण ये इस स्ट्रिप इस फुटिंग ये फुटिंग मान लो या फुटिंग का सरफेस है तो उसको कहाँ घुमाने की कोशिश कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब चूंकि इसमें क्या है, अंडरएंड कोहेजन इस साइड से लग रहा है तो कोहेजन की वैल्यू कहीं देखो, जैसे समझो ये पॉइंट है, ये इसको कहीं कैसा घुमा रहा है क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को हमें क्या करना है, बराबर करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाना और आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्लॉकवाइज मूवमेंट की। ठीक है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना आ जाएगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट की बात करता हूँ। ठीक है, क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारा कितना है, देखो क्लॉकवाइज मूवमेंट निकालने के लिए समझो, क्लॉकवाइज मूवमेंट इसको यूडीएल की तरह मान करो ना भाई, जैसा अपन लोगों ने जब अपन लोगों को सॉम में पढ़ते हो, सॉम में पढ़े होगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ये चीज़ पढ़ते हैं कि जैसे अगर मान लो हमारी किसी में यूडीएल लगा है डब्ल्यू कोलिन्टन का, अगर हमें इस पॉइंट पे मूवमेंट निकालना तो हम कैसे करते थे, अगर इसकी लेंथ एल है, मैं जस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट पे मूवमेंट निकालना है तो क्या करते थे, डब्ल्यू इंटू एल इसकी टोटल फोर्स हो जाता था, कहाँ पे एक्ट कर रहा है, यानी इसकी L/2 आधा। ठीक है, इसका एल इसका करेंगे तो ये L/2 हो जाएगा, अगर इतनी फोर्स की बात करें। ये चलो यहाँ निकाल लो सी पूरे पे निकालो तो और क्लियर होगा। ठीक है, तो इस पर इसका W इंटू एल इस पर फोर्स हो गया, लगेगा कहाँ, इसके सेंटर पे, तो W L/2 करते, सेम चीज L/2 लिखा है एक्चुअली, सेम चीज वही हमें यहाँ करनी है। ठीक है, तो यहाँ यूनिट लोड कितना है Q U, लग कितनी दूरी पर है B पे, ये तो इसका टोटल फोर्स हो गया। अब लगता कहाँ, इसके सेंटर पे, इसके मतलब इसके भी आधे पे, तो कहाँ लगेगा B/2 पे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपने QU B²/2। ठीक है, ये अपना कौन सा मूवमेंट आ गया, क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की बात करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा, समझो इस चीज को। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट समझने के लिए क्या करो भाई, देखो ये CU का हर एक पॉइंट पे अंडरएंड कोहेजन लग रहा है, इसको रिजल्टेंट मान लो, चलो कुछ CR लग रहा होगा रिजल्टेंट कोहेजन की वैल्यू। अब ये रिजल्टेंट निकलेगा कैसे, समझो इस सर्कल की पूरी सर्कमफेरेंस कितनी होती है 2πr। अब ये आधे सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी होगी, π/r, π/r होगी। अब चूंकि इसकी इसमें रेडियस क्या है, इसमें b है, तो क्या हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ π/b हो गई सर्कमफेरेंस इसकी। अब इसमें यूनिट कोहेजन कितना है Cu, तो इसमें रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा होगा πb × Cu। अब इसकी सेंटर से दूरी कितनी है इस पॉइंट से, चूंकि इसकी तो दूरी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, इस पॉइंट की ये रिजल्टेंट है, अगर इसको रिजल्टेंट माना तो ये दूरी कितनी है, चूंकि बेड्थ, चूंकि ये कैसा है सर्कुलर है, तो इसकी ये भी क्या होगी, इसकी रेडियस होगी। ठीक है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट उल्टा लिख दिया क्या मैंने, सॉरी, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये वाला मूवमेंट क्लॉकवाइज है, बाई मिस्टेक लिख गया। ठीक है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या आ जाएगा, इसका फोर्स इनटू इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंंस कितनी, फोर्स कितना है πb/cu और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है b, तो क्या जाएगा π/cu b²। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का बराबर करना है, लिख दूं एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा, क्लॉकवाइज को क्या करना है, इसको मैं इक्वेशन 1 मार्क कर दे रहा हूँ, इक्वेशन 2 मार्क कर देना। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमें क्या करना है, बराबर करना है, तो बराबर करो इनको, QU B²/2 इक्वल टू क्या जाएगा π/cu b²। ठीक है, तो b² से b² अपना कट जाएगा, तो Q इक्वल टू कितना जाएगा 2πcu। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका आंसर बताता हूँ कौन सा है, समझ में आया ना क्वेश्चन कैसे हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, डी। चलो मैं एक बार इसको फिर से समझा देता हूँ कैसे किया अपन लोगों ने। सबसे पहले अपन लोगों को ये फेलियर सरफेस गिवन थी, फेलियर सरफेस अपनी कैसी थी, सर्कुलर थी। सर्कुलर की हमने बताया कि सर्कुलर की अगर रिजल्टेंट फोर्स, अगर अंडरएंड कोहेजन Cu लग रहा है तो अंडरएंड कोहेजन से रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा πcu मैंने बताया, इसकी आधी सर्कमफ्रेंस πb और यूनिट कोहेजन Cu था। उसके बाद क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का इस यूडीएल इसको यूडीएल मान के किया, तो ये क्या बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहा है, और इस रिजल्टेंट फोर्स कैसा बना रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहा है। दोनों को हमने बराबर किया और अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो इसेंट्रिक लोडिंग की अपन लोगों ने बात करी थी ना, कि जब हमारा लोड इसेंट्रिक हो जाता है तो वन वे सेंट्रिसिटी थी या हमारे पास 2 वे सेंट्रिसिटी थी, तो उसमें अपन लोगों ने किस टाइप से मैंने बात करी थी कि जब अपन लोग इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो अपने सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, अब ये क्वेश्चन ठीक है, थोड़ा इसको अच्छे से करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा पूरी स्क्रीन में एक काम करता हूँ, इस न्यूमेरिकल को मैं पूरी बड़ा न्यूमेरिकल है तो इसको पूरी स्क्रीन में लाता हूँ। ठीक है, तो पूरी स्क्रीन में इसको न्यूमेरिकल लाओ, इसको पॉज करो, खुद करने की कोशिश करो। ठीक, चलो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा और खुद से करने की कोशिश करी होगी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 की। ठीक, चलो तो मैं काम करता हूँ, फिर डायग्राम बनाता हूँ, इसका कैसा डायग्राम है,
क्वेश्चन का डायग्राम कुछ है, मैं रोड आप लोगों ने करने की कोशिश करी होगी। चलो मैं एक बार डायग्राम बनाता हूँ इसका। ये इसकी फुटिंग गिवन है, ठीक है। इसकी विड्थ कितनी गिवन है हमें, 2 मीटर गिवन है, 2 मीटर टोटल विड्थ है इसकी, ठीक है। और ये इसका ये लोड कहाँ लग रहा है इसका, कुछ कहाँ पे लग रहा है, ये डिस्टेंस सेंटर पे नहीं है एक्चुअली, ये लाइन ये थोड़ी सेंटर से अंदर ही है। मैं बना के कोशिश करता हूँ, ये लाइन इधर है, ठीक है। तो इधर एक्ट कर रहा है ये कहीं ना कहीं, ठीक है। और एंगल भी गिवन, बट एंगल का अपन लोग कुछ काम पड़ेगा नहीं, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है, 0.85 मीटर ये गिवन है, ठीक है। और भी चीज़ें मेरी इसकी 1 मीटर इसकी डेप्थ है इसकी, ओके। ये इसका ग्राउंड सरफेस है, ठीक है। और डेंसिटी गिवन है, वो चाहे मैं एक करके से पूछ लेता हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये अपन लोगों ने जब बात करी थी मेयरऑफ मेथड की, ठीक है। तो मेयरऑफ ने यही चीज़ तो बोली थी ना भाई, मेयरऑफ ने यही तो कहा था कि जो हमारा अगर लोड इंक्लाइंड है तब भी हम काम कर सकते हैं हमारा, ठीक है। इंक्लाइंड लोड गिवन है या लोड इसेंट्रिक थोड़ा दूर लग रहा है सेंटर पे, इसके सेंट्रॉइड कनेक्ट करके थोड़ा दूर अलग डिस्टेंस पे कर रहा है, तो इन सब चीज़ समझते हैं, ठीक है। तो इसको बेसिकली अपन लोग एक्चुअली अपन लोग कैलकुलेट क्या करना है, मैं देखता हूँ। कैलकुलेट अपन लोग करना है, सेफ लोड निकालना है, नेट सेफ लोड निकालना है, नेट सेफ लोड निकालना है, यानी QNS निकालना है अपन को, लोड निकालना है, सेफ लोड निकालना है। नेट सेफ लोड अपना क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो नेट सेफ लोड निकालने के लिए पहले अपन लोगों को नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी। नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू शायद इसमें 3 गिवन है, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या गिवन है अपन को, 3 गिवन है, ठीक है। तो अब अगर नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालना है, नेट चूंकि अपन लोग निकालना क्या है, सेफ लोड निकालना है। सेफ लोड निकालने के लिए सेफ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी। सेफ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालने से पहले अपन को नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी। नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए अपन लोगों ने आयुष कोड मेथड की बात करी थी, ठीक है। तो आयुष कोड मेथड का मैं एक बार मतलब फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूला में वहाँ लिख दूँ, चलो यहीं लिख देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या था, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला अपने पास था CNC, और यहाँ क्या था SC DC और IC प्लस NQ माइनस 1 सिग्मा बार SQ DQ IQ प्लस हाफ B गामा N गामा, और यहाँ का था S गामा D गामा और I गामा, ठीक है। ये अभी IS कोड मेथड का ये फॉर्मूला था, ठीक है। अब इसमें सब कुछ अपन को गिवन है, ये अपना SC लिखा है, ये DC लिखा है, ठीक। अब इन फॉर्मूले में अपन लोगों को सब कुछ गिवन है। सबसे पहले अपन नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालेंगे। नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड करेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी में डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी मिल जाएगी, ठीक है। नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी में हम फुटिंग के एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट सेफ लोड मिल जाएगा, ठीक। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। समझ में आया क्वेश्चन कैसा है, ठीक। अब इसमें कुछ डाटा अपन को गिवन है। सबसे पहले बात करते हैं उस डाटा की। डाटा क्या गिवन है, कहीं ना कहीं ये यूनिट कोहेजन की वैल्यू इसमें क्या है, 0 है, तो C इसमें क्या है, 0 है। और क्या है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल कितना गिवन है, गामा की वैल्यू अपने पास कितनी गिवन है, 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यू। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन वगैरह भी गिवन है, उनके अपन लोग बात करते हैं, ठीक है। तो अगर ये C 0 तो पहला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। अब इसमें NQ की वैल्यू गिवन है, NQ की वैल्यू गिवन है कितनी, मैं लिखता हूँ 33.3 माइनस 1। और सिग्मा बार कैसे निकलेगा, सिग्मा बार कैसे निकलता था, ओवरबर्डन प्रेशर कितने निकलेगा, 1 इंटू ये 18, ठीक। 1 इंटू डेप्थ तो ये क्या जाएगा, ओवरबर्डन प्रेशर, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 18 है। उसके बाद अपने पास SQ कितना गिवन है, सेफ फैक्टर है, SQ क्या है, सेफ फैक्टर, DQ क्या है, डेप्थ फैक्टर, IQ क्या है, इंक्लिनेशन फैक्टर, ठीक है। तो अपने पास सेफ फैक्टर कितना गिवन है, सेफ फैक्टर गिवन है 1.314, ठीक है। डेप्थ फैक्टर कितना गिवन है, डेप्थ फैक्टर गिवन है 1.113। इंक्लिनेशन फैक्टर कितना गिवन है, 0.444, ठीक है, प्लस 1/2। विड्थ कितनी गिवन है, 2 मीटर गिवन है, ठीक। बी की और गामा की वैल्यू कितनी गिवन है अपने पास, गामा की वैल्यू यही 18। एन गामा की वैल्यू कितनी गिवन है, 37.16, ठीक है। उसके बाद अपने पास क्या गिवन है,
और एन गामा हो गया, ये एन गामा हो गया, बी गामा एन गामा एस क्यू एस गामा, यानी हमारे कहीं कहीं सेफ फैक्टर कितना गिवन है इसके लिए भी 1.113, डेप्थ फैक्टर कितना गिवन, सॉरी 1.314 गिवन, सेफ फैक्टर कितना है 1.314, सेफ फैक्टर कितना गिवन है 1.113, ठीक है। और इसके लिए इंक्लिनेशन फैक्टर कितना गिवन है 0.02, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, मैं लिख देता हूँ इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसका जो कैलकुलेशन करोगे तो क्यू एन यू का कितना आ जाएगा, कि एन यू आ जाता है अपने पास लगभग 397.09, ठीक है। अब इसमें क्या निकालना है, क्यू एन एस निकलेगा तो कितना जाएगा, क्यू एन यू डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना गिवन है 3, तो कितना आएगा 397.09 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो कितना जाता है, इसकी वैल्यू आती है 132.36, ठीक है। इसको आप खुद से ट्राई करने के, मैंने उसको कैलकुलेट किया हूँ, क्योंकि मेरे पास कैलसी नहीं तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके, आप लोग उसको कैलकुलेट करना तो ये चीज़ आती है, ठीक है। उसके बाद अपन लोगों के पास क्या आ गया, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी आ गई, ठीक है। तो क्या आ गया, क्यू नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी कितनी आएगी 132.36। अपन लोगों को ये तो नहीं निकालना था ना, अपन लोगों को क्या निकालना था, अपन लोगों को निकालना है सेफ लोड निकालना है, ठीक है। तो सेफ नेट सेफ लोड क्या आ जाएगा, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, नेट सेफ लोड कितना जाएगा, नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी इनटू एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फुटिंग, क्रॉस वो है ये ए नहीं है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फुटिंग, ठीक है। अब एक्चुअली इसकी एरिया की बात करते हैं, मैंने इसमें एरिया ही है, क्योंकि इसमें अब एरिया एसेंट्रिक लोडिंग लगती है, तो एसेंट्रिक लोडिंग लगने में मैंने बताया था कि एरिया क्या करता है, रिड्यूस्ड एरिया करता है। तो एक्चुअली यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया, रिड्यूस्ड क्रॉस सेक्शन एरिया लिखना चाहिए, रिड्यूस्ड क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अब रिड्यूस क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे निकलता था, चूंकि इसमें मैंने 1 बेस सेंट्री बताई थी, 2 बेस सेंट्रिसिटी बताई, तो ये एक्चुअली कौन सी 1 बेस सेंट्रिसिटी थी। तो 1 बेस सेंट्रिसिटी क्या आया था, b माइनस 2ex आया था, जो बिट्स में चेंज आया था क्या आता था b माइनस 2ex। अब b डैश यानी रिड्यूस बेस कैसे निकलती थी, b माइनस 2ex। अब ex इसमें एक्चुअली कितना है, ex एक्चुअली मैं इसको यहाँ समझा देता हूँ, ex अगर ये मान लो हमारा इसका प्लान एरिया है, ठीक है। तो एक्चुअली ये यहाँ ऐड कर रहा है, तो ये EX कितना है अपने पास, एक्चुअली इसकी सेंटर कहाँ होना चाहिए था, 1 पे होना चाहिए था, 1 होना, ये भी 1 होना चाहिए था, ठीक। अब एक्चुअली ये क्या है, थोड़ा सा 1 से लग है, तो कितना आएगा 0.15 आएगा, 0.15 की सेंट्रिसिटी है, तो कितना जाएगा b माइनस 2ex, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 1 पॉइंट कितना है 0.15 करोगे, तो एक्चुअली इसका मल्टीप्लाई करोगे 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, b एक्चुअली कितना है 2 है, और इसका मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा, 0.30 हो जाएगा, 30 करोगे तो कितना जाएगा 1.70, ठीक है। तो रिड्यूस्ड ब्रेथ अपनी कितनी आ जाएगी 1.70, ठीक। ऐसे भी निकाल सकते हो, जितनी ये हो उसको डबल कर दो, 0.85 को डबल करोगे तो कितना जाएगा 1.70, इस टाइप से निकाल लो, या इसको डबल कर दो तो हमारी रिड्यूस्ड ब्रेथ आएगी, ठीक है। अब हमारे पास रिड्यूस्ड ब्रेथ आ गई, तो रिड्यूस्ड एरिया कैसे निकलेगा, रिड्यूस्ड एरिया कैसे निकलेगा, रिड्यूस्ड ब्रेथ यानी कितना है b डैश इंटू इसकी लेंथ कितनी, इसकी लेंथ कितनी गिवन है, लेंथ इसकी शायद 2 मीटर की गिवन है, मैं देख लूँ इसकी लेंथ कितनी गिवन है इसकी, हाँ 2/2 का है, 2 क्रॉस 2 का गिवन है, तो इसकी लेंथ तो ब्रेथ कितनी गिवन है 2, तो कितना जाएगा रिड्यूस्ड ब्रेथ कितना है 1.70 इंटू 2, ठीक। तो ये क्या आ गया हमारे पास रिड्यूस्ड एरिया आ गया, ठीक है। इसको a डैश कर दो, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, नेट सेफ निकालना है, तो नेट सेफ बराबर क्या जाएगा, नेट सेफ लोड किसके बराबर जाएगा, नेट सेफ लोड किसके बराबर जाएगा, ठीक है। QNS की वैल्यू कितनी है, 132.36 इंटू इसका मल्टीप्लाई करोगे 1.70 इंटू 2 करोगे, तो इसका आंसर कितना जाएगा, मैं एक बार निकालता हूँ इसको, कितना है मैंने निकाला हुआ है, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 450.03, ठीक है। तो ये एक्चुअली न्यूमेरिकल आंसर टाइप कैटेगरी क्वेश्चन था, तो ये वैल्यू अपन को फीड करनी होगी उस क्वेश्चन में, ठीक है। अगर वो बोल देता है कि डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आंसर लिखो, तो हम ये वाला आंसर लिखते हैं, अदरवाइज हम 450 लिख के भी इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप कैटेगरी क्वेश्चन का था, तो 450 अपन लोगों को उसमें वैल्यू टाइप करनी पड़ेगी, और ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन में अपन लोगों ने क्या निकालना था, एक्चुअली मैं एक बार इसको फिर से समझाता हूँ। अपन लोगों को निकालना था नेट सेफ निकालना था, तो नेट सेफ निकालने के लिए नेट सेफ लोड निकालना था, तो नेट सेफ लोड निकालने के लिए अपन लोगों ने नेट
नेट सेप बियरिंग कैपेसिटी निकाली। नेट सेप बियरिंग कैपेसिटी में नेट सेप बियरिंग कैपेसिटी कैसे निकाली, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी मल्टीप्लाई डिवाइड किसका किया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का। तो हमारी क्या आ गई, नेट सेप बियरिंग कैपेसिटी आ गई, ठीक है। और नेट सेप बियरिंग कैपेसिटी आ गई, तो नेट सेप बियरिंग कैपेसिटी में हमने रिड्यूस एरिया का मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो हमारे पास क्या आ गया, नेट सेप लोड, जो अपन लोगों को निकालना था, ठीक है। तो ये बात तो हुई अपनी क्वेश्चन की कैसे करते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद यहाँ अपन लोगों ने लगभग 7 न्यूमेरिकल डिस्कस किए, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे, और ये न्यूमेरिकल कभी ना कभी गेट में आए हुए हैं, ठीक है। तो इसके बाद अपन लोग किसकी बात करेंगे, इसके बाद अपन लोग प्लेट लोड टेस्ट की बात करेंगे, यानी फील्ड मेथड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यही रखते हैं। थैंक यू सो मच।